आज हम डिस्कस करेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई, जो हमारा फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस का एक टॉपिक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका फंक्शंस क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट की गई फार्मेसी एक्ट के अंदर, उसका मेन पर्पस क्या था कि टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया, कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो फार्मेसी के एजुकेशन सिस्टम हो वो एक स्टैंडर्ड का हो, एक लेवल का हो, एक तरीके का हो। और इस पर्पस के लिए, इस पर्पस को रेगुलेट करने के लिए, इस पर्पस को इंप्लीमेंट करने के लिए फार्मेसी एक्ट ने एक प्रोविजन दी, एक काउंसिल क्रिएट किया और उसका नाम दिया गया, दैट इज द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। आज हम जानेंगे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ऐसे कौन कौन से वो काम करते हैं जिससे कि वो थ्रू आउट इंडिया में यूनिफॉर्म एजुकेशन को इंप्लीमेंट कर सकें इन द फार्मास्यूटिकल एजुकेशन सिस्टम। बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम लोग एक एक करके उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला फंक्शन है कि टू ले डाउन एजुकेशन रेगुलेशन, यह एक एजुकेशन रेगुलेशन को बनाती है, फ्रेम एजुकेशन रेगुलेशन। नंबर 2, इट ग्रांट अप्रूवल टू द इंस्टीट्यूशंस कंडक्टिंग फार्मेसी कोर्सेस, कि जहां पर भी जिस भी इंस्टीट्यूशंस में फार्मेसी कोर्सेस कंडक्ट करवाई जा रही होंगी उन इंस्टीट्यूशंस को पहले फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेनी होगी, और जब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूवल दे देंगे तभी वहां पे फार्मेसी एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। टू ग्रांट अप्रूवल टू द इंस्टीट्यूशन conducting pharmacy courses. Number 3, it grant approval to examining authority like universities or boards. Means suppose करें कोई यूनिवर्सिटीज हो, कोई भी बोर्ड हो और वो फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम का एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहती हैं, तो पहले उन्हें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने परमिशन दे देंगी तभी वो कोर्स एग्जाम को, फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम के एग्जाम को कंडक्ट कर सकती हैं और डिग्री या डिप्लोमा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो थर्ड फंक्शन हो गए टू ग्रांट अप्रूवल टू द एग्जामिनिंग बॉडी लाइक यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स। नंबर 4, ग्रांट अप्रूवल टू द क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया। सपोज करें कोई पर्सन है, उसके पास फार्मेसी की डिग्री है जो इंडिया के बाहर किसी अथॉरिटी के द्वारा ग्रांट की गई, जिसके ऊपर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है। उस कंडीशंस में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि वो क्वालिफिकेशन हमारे इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन के लिए रिकॉग्नाइज है या नहीं है। तो फोर्थ फंक्शन हो गई टू ग्रांट अप्रूवल टू द क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया। फिफ्थ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, जिस रजिस्टर को हम नाम देंगे सेंट्रल रजिस्टर। फार्मेसी एक्ट में रजिस्टर का नाम दिया गया सेंट्रल रजिस्टर। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर फार्मेसी के जितने भी रजिस्टर्ड फार्मेसी प्रोफेशनल्स के जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उन सभी का नेम, एड्रेस और क्वालिफिकेशन एंटर होती है, और उस रजिस्टर को कहते हैं सेंट्रल रजिस्टर, और ये सेंट्रल रजिस्टर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन की जाएगी। फिफ्थ फंक्शन होगी। सिक्स्थ फंक्शन क्या हो गई कि टू अपॉइंट इंस्पेक्टर्स, कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करती है, और इंस्पेक्टर्स क्या करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस को, एग्जामिनिंग बॉडी को, एग्जामिनिंग अथॉरिटीज को इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करने के बाद अपना रिपोर्ट देते हैं कि इन इंस्टीट्यूशन के अंदर या इन एग्जामिनिंग अथॉरिटी के अंदर प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। मीन्स 6 फंक्शंस हो गए कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट इंस्पेक्टर्स टू इंस्पेक्ट इंस्टीट्यूशंस conducting pharmacy courses and to inspect examining bodies, universities or board conducting the pharmacy examinations, and to inspect the institution conducting the pharmacy courses. 7th function, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे एनुअल में, पूरे साल में जो भी फंक्शंस और जो भी परफॉर्म करें, जो भी काम कर रही है, उनका पूरा डिटेल वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे, उनका इंफॉर्मेशन वो सबमिट करेंगे कि उन्होंने एक साल के अंदर क्या क्या काम किया। 8th फंक्शन टू मेंटेन अकाउंट्स, कि जो भी इनके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, जो भी इनको रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो भी इनके पास रेवेन्यू आ रही है, उस रेवेन्यू को किस तरह से एक्सपेंडिचर हो रही है उन रेवेन्यू की, और उसका एक अकाउंट सिस्टम होना चाहिए, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होना चाहिए, और उस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे। लास्ट इज द अप्रूवल ऑफ द हॉस्पिटल्स। अप्रूवल हॉस्पिटल्स मींस कि जो इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर फार्मासिस्ट को एजुकेशन ट्रेनिंग दे रही है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रही है फार्मासिस्ट बनने के लिए, तो वो जो फार्मासिस्ट जो ट्रेनिंग दी जाएंगी, वो ट्रेनिंग जो हॉस्पिटल्स की अप्रूवल किसके द्वारा करवाई जाएंगी, दैट इज द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया।
मीन्स कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शंस क्या हो गया? इट रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म एजुकेशन। इसे फिर से समराइज करते हैं। एजुकेशन सिस्टम है, सबसे पहले फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एजुकेशन रेगुलेशन को बनाएगी। जब एजुकेशन रेगुलेशन बन जाएगी तब फिर वो इंस्टीट्यूशंस को अप्रूव करेंगी कि ये इंस्टीट्यूशन से फार्मेसी प्रोफेशन के एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल दे दी गई, फिर वो एग्जामिनिंग बॉडी और एग्जामिनिंग अथॉरिटी जैसे यूनिवर्सिटीज और बोर्ड को अप्रूवल करेंगे कि ये बोर्ड और ये यूनिवर्सिटीज फार्मेसी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। फिर एग्जामिनेशन भी हो गई, स्टूडेंट्स की एजुकेशन भी हो गई, अब उनकी ट्रेनिंग की बात है, जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग की बात है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात है, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हॉस्पिटल्स को अप्रूवल देंगे कि वो हॉस्पिटल से फार्मेसी एजुकेशन को फार्मेसी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती हैं या नहीं। उसके बाद जब हमारी एजुकेशन रेगुलेशन बन गई, इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल हो गई, एग्जामिनिंग बॉडी की अप्रूवल हो गई, हॉस्पिटल अप्रूव हो गए, अब हमारे पास फार्मासिस्ट रेडी हो गए। अब उस फार्मासिस्ट के लिए जो भी एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, जिस रजिस्टर के अंदर वो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनका नाम वो उसके अंदर एंटर करेंगे। ये 5 मेन फंक्शंस है हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। क्या क्या हो गया? टू ले डाउन द एजुकेशन रेगुलेशन, टू ग्रांट अप्रूवल टू द इंस्टीट्यूशंस कंडक्टिंग फार्मेसी कोर्सेस, to grant approval to the examining authority, universities or board conducting the pharmacy examinations, to grant approval to the hospitals conducting training or providing training to the would-be pharmacist and to maintain a central register. ये फार्मेसी की मेन फंक्शंस है। इसके अलावा और भी कुछ फंक्शंस है जो फार्मेसी काउंसिल परफॉर्म करनी पड़ती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट अपॉइंट द इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स के अपॉइंट करेंगे किस पर्पस के लिए? टू इंस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशंस, टू इंस्पेक्ट द एग्जामिनिंग बॉडीज एंड टू इंस्पेक्ट द हॉस्पिटल्स। और लास्ट में इट विल फर्निश, जो भी इन्होंने फंक्शन परफॉर्म किया उसका इंफॉर्मेशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्निश करेंगे और इनका जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसका एक अकाउंट मेंटेन करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को मेंटेन रखेंगे और उस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब हम लोग इन सभी फंक्शंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला एजुकेशन फंक्शन था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो क्या था? टू ले डाउन द एजुकेशन रेगुलेशन। अब हम जानेंगे कि फार्मेसी एक्ट के अंदर जो एजुकेशन रेगुलेशन की प्रोविजन दी गई है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एजुकेशन रेगुलेशन बना रही है, वो एजुकेशन रेगुलेशन है क्या? ये एजुकेशन रेगुलेशन एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। किस चीज का? तो एजुकेशन सिस्टम का। किसके लिए? तो वुड बी फार्मासिस्ट के लिए। मीन्स फार्मेसी एजुकेशन इज ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर द वुड बी फार्मासिस्ट। मीन्स जो फार्मासिस्ट बनेंगे उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, वो क्वालिफिकेशन या मिनिमम स्टैंडर्ड एजुकेशन का पूरा डिटेल हम एजुकेशन रेगुलेशन में मिल सकते हैं। अब वो डिटेल क्या क्या है? सपोज करें कि कोई फार्मेसी स्टूडेंट है, अपने ऊपर जो एग्जांपल है कि वो फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनको किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ रहा है फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, फार्मेसी एग्जाम देने के लिए, फार्मेसी पास करने के लिए, फार्मेसी की ट्रेनिंग लेने के लिए और ट्रेनिंग में उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इस एजुकेशन रेगुलेशन के द्वारा फिक्स करेगी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन द कोर्स। सपोज करो किसी को कोई पर्सन डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाह रहा हो, कोई पर्सन डिग्री में एडमिशन लेना चाह रहा हो, तो उस डिग्री या उस डिप्लोमा के अंदर एडमिशन लेने के लिए पर्सन के पास क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? नंबर 1 हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन द कोर्स। अब बच्चे का एडमिशन, स्टूडेंट का एडमिशन किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर हो गई, उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम की वजह से उसके पास क्वालिफिकेशन है और वो एडमिशन ले लिया, और उसके बाद क्या आएगी? स्टडी। तो एजुकेशन रेगुलेशन का दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इट गिव द डिटेल नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी, कि जो स्टडी की जाएगी उसका क्या नेचर होगा और कितने समय के लिए होगा। सपोज करें कोई डिप्लोमा ले रहा है तो उसके लिए क्या मिनिमम टाइम है? दैट इज द 2 इयर्स। डिग्री कर रहा है उसमें मिनिमम टाइम क्या है? दैट इज द 4 इयर्स। मींस एजुकेशन रेगुलेशन डिसाइड करेगी नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी या कोर्स ऑफ द स्टडी। अब बच्चे की एडमिशन भी हो गई, बच्चे ने अपना स्टडी भी कर लिया इंस्टीट्यूशन के अंदर। अब स्टडी करने के बाद क्या होगा? वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाएगा या एग्जामिनेशन के लिए जाएगा। तो पहले हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में थर्ड पॉइंट एजुकेशन रेगुलेशन डिसाइड करेगी नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन ए हॉस्पिटल।
कि जो अप्रूव्ड हॉस्पिटल, नॉट ओनली हॉस्पिटल, इन अप्रूव्ड हॉस्पिटल, नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन द अप्रूव्ड हॉस्पिटल। कि स्टूडेंट ने एडमिशन होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल कर लिया, फुलफिल करना उसने पूरे ड्यूरेशन के अपने स्टडी कंप्लीट कर लिए, अब उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, तो ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाएगा, तो उसके लिए वो फिक्स करेंगे एजुकेशन मिशन, और जो टाइम फिक्स है दैट इज द 500 आवर्स covered in the aspirate over in the 3 months की मिनिमम 3 महीने और मिनिमम 500 आवर उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और जब ये क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तब वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होंगे। क्या क्या हो गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन द कोर्स, नंबर 2 नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ द study या courses of study, number 3 nature and duration of the practical training in the hospitals, in the approved hospitals। उसके बाद फोर्थ के पॉइंट है, अब हम लोग इनके इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स की बात खत्म हो गई, अब वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशन फार्मेसी एजुकेशन देना चाह रही हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स अवेलेबल होनी चाहिए, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल होना चाहिए, ये हमारी एजुकेशन रेगुलेशन एक्सप्लेन करती है। मींस क्या पॉइंट हो गया, इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन क्या क्या इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को फॉर द स्टडी। फिफ्थ पॉइंट, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द एग्जामिनिंग अथॉरिटी। सिर्फ इंस्टीट्यूशन नहीं, जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी जो इसका एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए वो भी कंडीशंस फिक्स करेंगे कि ये जो भी एग्जामिनिंग अथॉरिटी होंगे, वो यूनिवर्सिटीज हो या बोर्ड हो, उनको ये कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। और लास्ट पॉइंट है कि कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल्स से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके द्वारा क्या क्या कंडीशंस फुलफिल की जाएगी। मींस टीम बॉडी हमारे पास पहले हुआ स्टूडेंट्स के बारे में, वहां 3 पॉइंट्स डिस्कस किया गया। क्या क्या दिया गया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन द कोर्स, नंबर 2 duration of the courses of study, and number 3 is the duration and nature and duration of the practical training in the hospital। उसके बाद हमारे authorities के बाद आएंगे institutions, equipments and facilities provided by the institutions, equipments and facilities provided by the hospitals, and conditions to be fulfilled by the examining authorities। These are the 6 points that are laid down in the education regulation। इसके अलावा एक पॉइंट और हमारे एजुकेशन रेगुलेशन एक्सप्लेन की जाती है, फिक्स की जाती है। वो पॉइंट क्या है कि सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के बाद स्टूडेंट्स ने स्टडी कर ली, स्टडी करने के बाद वो किन किन सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन में अपियर होंगे और उस सब्जेक्ट का, उस एग्जामिनेशन का क्या स्टैंडर्ड होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड भी फिक्स करेंगे। तो दीज आर द 7 फंक्शंस या 7 पॉइंट्स अंडर द एजुकेशन रेगुलेशन दैट इज लेड डाउन, दैट इज फ्रेम्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। हम उसके बाद रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट वाइज। What is education regulation? It is a minimum standard of education for a would-be pharmacist, or it is a minimum qualification for a would-be pharmacist। अब ये minimum qualification और ये स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, सबसे नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन द कोर्स, नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेस, नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशंस, इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स, conditions to be fulfilled by the examining authority, and number 7 is the subject of examinations and their standards। ये हम लोगों ने स्टडी किया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है और फार्मेसी काउंसिल इंडिया क्या क्या फंक्शंस हैं, और उन फंक्शंस में से एक फंक्शन को मैं डिस्कस किया, दैट इज द एजुकेशन रेगुलेशन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो पॉइंट्स बच गई उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी पॉइंट पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, फंक्शंस भी हमें याद हो जाएंगे और हमें पता भी चल जाएगा हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 इज एजुकेशन रेगुलेशन, जो हम लोगों ने कर लिया डिस्कस। नंबर 2 इज द अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, number 3 is the approval of the examining authority, number 4 is the approval of the qualification granted by authority outside India, number 5 is the maintenance of central register, number 6 is the appointment of inspectors to inspect the institutions, to inspect the examining authorities and to inspect the hospitals, number 7 is the furnish information to the central government, number 8 is the maintenance of the accounts of expenditures or maintain the